नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रोजगार पर सियासी संग्राम। तो रोजगार पर सियासी संग्राम पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। बैरागी कैंप में लगी भीषण आग। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए लगाए गए थे कैंप। बैरागी कैंप क्षेत्र में लगी भीषण आग। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए अलग अलग कैंप लगाए गए हैं। ऐसे में बैरागी कैंप में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बैरागी कैंप में आग की लपटें, ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर फिलहाल पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने के काम में लगातार लगी हुई हैं। अभी तक आग के पीछे का कारण नहीं पता चल पाया है। भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुंभ मेले में साधु संतों के लिए अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं। ऐसे में बैरागी कैंप में ये आग लगी है। बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं ये कैंप, और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लंबे क्षेत्र को आग ने यहां पर कवर किया है और उसको बुझाने का काम लगातार जारी है। 4 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की मशक्कत लगातार जारी है। हालांकि इसके पीछे के कारणों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया। आग लगने के पीछे क्या कारण है, इस बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। झोपड़पट्टी में भीषण आग से हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि इस कैंप के आसपास झोपड़पट्टियां भी बनी हुई थी। कुछ लोग थे जो यहाँ पर निवास कर रहे थे। ऐसे में उन झोपड़पट्टियों में भी आग लगी है और खासा नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ा है इस भीषण आग की वजह से। आप देख सकते हैं कैंप की तैयारी में तमाम काम करने वाले लोगों की यहाँ पर झोपड़पट्टी भी लगाई गई थी, जो इस क्षेत्र में कुंभ मेले को विकसित करने के लिए, बैरागी कैंप को विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। उन तमाम लोगों की झोपड़पट्टियां यहाँ पर थी। आग की लपेट में ये झोपड़पट्टियां भी आई है, जिससे खासा नुकसान हुआ है। फिलहाल सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। दमकल विभाग को भी सूचना मिल गई है। मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां लगातार आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जवान आप देख सकते हैं। दमकल विभाग के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप के न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। हरिद्वार में बैरागी कैंप की ये तस्वीरें, जहां पर भीषण आग की घटना आज देखने को मिली है। और साथ ही साथ रोते बिलखते वो मजदूर, झोपड़पट्टियों के वो परिवार जो यहाँ पर मौजूद थे, उनके घरों में भी आग लगी है, उनकी झोपड़पट्टी में आग लगी है। काफी नुकसान इस भीषण आग की वजह से हुआ है। ये देख सकते हैं आप भीषण आग का वो दृश्य। क्योंकि इस तरह के जो कैंप लगाए जाते हैं तो ये काफी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। ऐसे में आग ने जब जोर पकड़ा है तो एक बड़े क्षेत्र में ये आग फैली है, और यही वजह है कि दमकल की 4 गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है आग बुझाने के लिए। साथ ही साथ बैरागी कैंप की तैयारियों के साथ ही साथ तमाम झोपड़पट्टियां जो आसपास थी, आग ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया है। ये एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरिद्वार से बैरागी कैंप की। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जिन लोगों की झोपड़ियां जली थी उनसे बातचीत की जा रही है कि इस प्रकार का नुकसान हुआ है। आगे प्रशासन को ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जाती है। साथ ही साथ कुंभ मेले को लेकर ये जो बैरागी अखाड़े को तैयार करने का काम चल रहा था, इसे भी जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा। हरिद्वार कुंभ को लेकर तमाम साधु संतों का जमावड़ा हरिद्वार में पहले से ही हो चुका है। ऐसे में अलग अलग अखाड़ों को अलग अलग कैंप
की व्यवस्था करके दिया जाता है। एक क्षेत्र उनके लिए विकसित किया जाता है जहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा लगता है। तो तमाम साधु संत वहीं पर निवास करते हैं और वहीं पर उनकी पूरे कुंभ के दौरान तपस्या चलती है। ऐसे में ये वैरागी कैंप का क्षेत्र जहां पर आप देख सकते हैं भीषणाक की ये तस्वीरें, बताया जा रहा है कि ये तमाम मजदूर स्थानीय लोग जो वहां पर कैंप को पूरी तरह से विकसित करने में मदद कर रहे थे, साधु संतों की ज़रूरतों के हिसाब से इन कैंप को विकसित किया जाता है। और इसके बाद बात करेंगे सियासी संग्राम की। देश का वह युवा शक्ति जिस पर देश गौरवान्वित महसूस करता है, देश की वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को आज मजबूर है। उत्तराखंड राज्योगार को लेकर भाजपा के वादे को पूरा करने में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विफल साबित हुए, जिसके चलते राज्य की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आई और पलायन भी लगातार बढ़ता गया। अब रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। बात की जाए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से भाजपा सरकार के इस वादों को पूरा करने में विफल साबित हुए, तो वहीं दूसरी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। बेरोजगारी के प्रति निराशा जताते हुए कहा कि आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। देश में उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी के मामले में पहला स्थान पर है। कांग्रेस का कहना है कि 2016 से लेकर अभी तक पीसीएस की परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं। बेरोजगार युवा सरकार से अगर अपना हक मांगे तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है और उन पर लाठियां बाजी जाती हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये वही राज्य सरकार है जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा किया था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4 लाख बंधु यहाँ पर आए और 99% वापस चले गए। यही कारण है कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं पर बेरोजगार युवाओं को विश्वास नहीं दिला पाई, जिसके चलते आज एक के बाद एक युवा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है और केवल प्रदेश के अंदर नहीं, देश में हमारा बेरोजगारी में पहला स्थान है। वहीं आप देखिए कि 2016 से लेकर अभी तक पीसीएस परीक्षाएं प्रदेश के अंदर नहीं कराई गई हैं। बेरोजगार यदि अपना अधिकार मांगने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा लाठियां भाजी जाती हैं। ये वही राज्य सरकार है जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं से 2-2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा किया था। प्रधान सेवक ने खुद अपने मुखारबिंद से कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना वो देंगे। आज 7 साल के कार्यकाल के बाद भी वो 2 करोड़ नौकरियां कहां नदारद हुई, कुछ पता नहीं। वहीं इन सब के बीच दिल्ली में प्रचंड बहुमत जीत के बाद उत्तराखंड राज्य में अपना पांव जमाने की कड़ी मशक्कत करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली सिनेरियो के साथ उत्तराखंड राज्य में भी आगे बढ़ रही है। इस दौरान पार्टी ने बेरोजगारी पर भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन देश में उत्तराखंड राज्य आज भी बेरोजगारी के मामले में पहले पायदान पर है। पार्टी का मानना है कि इस 21 सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की, कोई भी सरकार बेरोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफल साबित नहीं हुई है। ये तीरथ रावत जी जो आए हैं वो पहले वाले मुख्यमंत्री से भी उनके जो बोलना, जो बयान देने, उससे साबित हो रहा है वो कुछ नहीं करने वाले, जनता को गुमराह करा जा रहा। ना यहाँ उत्तराखंड में कहीं बेरोजगारी के ऊपर कोई मुद्दे पे कभी चर्चा हो रही है। और ये नहीं, इसी ने 20 सालों से 21 सालों से जो भी कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलीजुली सरकार रही, इन्होंने नौजवानों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा यही कहना है कि इनसे कोई उम्मीद नहीं है और आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन चाहिए। सत्ता परिवर्तन होता है तो तभी रोजगार के साधन खुलेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज युवा सड़कों पर है। आलम यह है कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर है, जिसके चलते युवा बेरोजगार कभी सचिवालय कूच कर तो कभी मुख्यमंत्री आवास कर कूच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत रोजगार देने में विफल साबित हुए हैं, जिसके चलते युवा बेरोजगारों में काफी विरोध देखने को मिला।
अब बात करी जाए यहाँ पर राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, तो किस तरह से तीरथ सिंह रावत आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आते हैं और वो अवसर युवाओं के लिए कितने सफल साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं शिव कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो रोजगार के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले गरिमा दसौनी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत करती हूँ। वीरेंद्र सिंह बिष्ट, नेता बीजेपी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, आपका भी स्वागत है। और संजय भट्ट, प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास ही आऊंगी। बेरोजगारी को लेकर जो ये मुद्दा है उसको लेकर आप हमेशा मुखर रही हैं, आपने आगे बढ़कर आवाज उठाई है। जानना चाहेंगे कि कहां तक बीजेपी ने प्रयास किया है अपने इस कार्यकाल में और क्या कुछ किया भी है या नहीं? बिल्कुल प्रयास। देखिए कि किस तरह से देश की जनता को भरमाया गया। 14 में जब प्रधानमंत्री इन वेटिंग थे मोदी जी, उस वक्त इन्होंने हर मंच से, हर पटल से ये बात कही कि सालाना 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिलेगा, और युवा भ्रमित हो गया और भर भर के इनको झोली भर के वोट दिए। आपने देखा मैक्सिमम राज्यों में इनकी सरकार बनी, केंद्र में इनकी सरकार बनी, लेकिन आज लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के खरे बिल्कुल नहीं उतरे हैं। आज अगर आप देखें तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो त्रिवेंद्र रावत सरकार को भी यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिला। ऐसा बहुमत मिला भूतो न भविष्यति, कभी किसी को नहीं मिला था 57 का प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार। लेकिन इसने क्या किया, सरकार ने उन्हीं युवाओं की पीठ में छुरा भोंकने का काम करा, उनको इन्होंने लाठियां भाजने का काम करा, वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़े। आज युवा इतना बेजार है, 2016 से पीसीएस की परीक्षाएं यहाँ पर नहीं हुई है। 8.3% की दर की जो दर वो देश के उसमें सबसे ऊपर उत्तराखंड का नाम है। जो 5 राज्य हैं बेरोजगारी में सबसे ऊपर, उनको भी हम पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन पे बने हुए हैं। और फॉरेस्ट भर्ती घोटाला यहाँ पर होता है। यहाँ जो हमारी अतिथि शिक्षक हैं वो परेशान रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। अब हमारे कला के जो वो हैं टीचर्स हैं, उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए इन्होंने नॉर्म्स लगा दिए हैं कि उनको साइंस के प्रश्न, आप सोचिए कि कला आर्ट साइड के वो टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको 12th के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जब उनका टेस्ट लिया जा रहा है। तो जो टेस्ट कभी जिसने साइंस पढ़ी नहीं वो कहां से वो टेस्ट पास कर लेगा। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये जो विज्ञप्तियां भी निकालते हैं उसमें भी त्रुटियां हैं। पिछले दिनों हमने नर्स भर्ती घोटाला इनका पकड़ा, हमने त्रुटियां सरकार को बताई, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। हमारे केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और नर्सेज एसोसिएशन का साथ दिया, तो इनको अपनी डेट्स भी तब्दील करनी पड़ी, इनको संशोधन भी करना पड़ा अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स में। तो ये बैकफुट की सरकार इन्होंने कराया था वीरेंद्र बिष्ट जी की सरकार ने, जब ये सत्ता पे नए नए काबिज हुए थे। इन्होंने कहा 1,40,000 करोड़ का एमओयू साइन हो गया है, अब देखिए कैसे झोली में लपालप करके हमारे रोजगार गिरेगा। आज वो एक भी एमओयू बता दें कि कहां पर कोई इंडस्ट्री लग रही है, कहां पर कोई उद्योग लग रहा है, हमारे कितने स्थानीय युवाओं को नौकरी लग रही है। यहाँ ठेका प्रथा को बढ़ावा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी वीरेंद्र जी, गरिमा जी ने यहाँ पर कुछ सवाल किए हैं, जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में आई है, हमने राज्य के युवाओं, बेरोजगार नौजवानों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। हमने सरकारी भर्तियां भी निकाली हैं और सरकारी भर्तियों में भी, सरकारी विभागों में भी लोगों को स्थान मिला है। और जब जब हमने ये प्रयास भी किए तब तक कांग्रेस जो है कोर्ट में गई है। कांग्रेस ने उन भर्तियों को रोकने के बहुत भरसक प्रयास किए और जब जब वो उसमें विलंब हुआ तो ये कांग्रेस के कारण ही हुआ है। अरे कांग्रेस के कारण ही आपने जो है कौन सी भर्ती में गए हम, आपके पास वापस आऊंगी, आपको समय दिया जाएगा। जी वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात पूरी करें आप इतना एक्साइटिंग मत हुई, क्योंकि आप लोग झूठ बोलने के आदी हो गए। आप तो सामने झूठ बोलती हैं। गरिमा जी आऊंगी मैं। गरिमा जी आपको समय दिया जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात पूरी करें आप। बात करती हूँ, झूठ नहीं बोलती कभी। नहीं, कभी आप तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। आपने तो गरिमा जी आपसे अनुरोध करूंगी, हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं पर लेकर, बेहतर होगा कि हम उसी चर्चा पर टिके रहे। वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात पूरी करें पहले आप। नहीं मैडम,
परसों हमारी ये जो हमारी बेरोजगारी बहन पे है, आइए, छोटी बहन है, बेरोजगारी पे छोटी, आइए वीरेंद्र अरे बिल्कुल आपका बिल्कुल झूठ नहीं बोल लगता रहा हूँ ना आपका आपके कोई सामने, आंकड़े हैं। नहीं आपसे झूठ बताइए बोल रहा हूँ सर, सामने। बिल्कुल झूठ नहीं है, बताइए। अच्छा हाँ तो चलिए सुनिए, तो बताइए। आपने परसों ही कहा डिबेट में, मैं भी सामने था, कि वीरेंद्र सिंह बिश्ट ने अपनी फेसबुक आईडी में 18 तारीख को, जो इनको 4 साल हुए थे, इन्होंने सरकार आप की बताइए, उपलब्धियों को आपकी पार्टी बयान ने नहीं कोई किया। जश्न किया? आप अरे बताइए, आपने आपकी तो पार्टी मुझ ने पे आपके कहा ना, संगठन में आपने तो कहा, मेरा नाम लिया। गरिमा जी, हम यहाँ पर युवाओं की आज बात कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 4 साल में भाजपा क्या करती है, क्या नहीं करती, आज ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी का है। आपके पास वापस आऊंगी। वीरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पहले पूरी करें, फिर मुझे संजय जी के पास भी जाना है। नाम लिया था जी आपने, मेरा नाम लिया था, रिपोर्ट बिल्कुल है लिया था। मेरी। आप भी सरकार के हिस्सा हैं, आप दायित्वधारी हैं जी, सरकार में। मैं आप आपको बताइए। कराऊंगी। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह का वादा करके भाजपा सरकार में आई थी और आज जिस तरह के दावे कर रही है, आपको क्या लगता है किस हद तक पूरा कर पाई है अपने वादों को? आपने मुझसे कहा कि आपने 30 लाख आपने किताब अपने छपी है, फेसबुक में सरकार की वो नहीं डाली है। वो 9 करोड़ रुपया जो गरिमा जी आपके पास लौट कर मैं आऊंगी। वीरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। संजय जी को पहले सुन लेते हैं। जी संजय जी। आपके झूठ रिकॉर्डेड है, आपके झूठ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जी, झूठ मैं है। अनुरोध करूंगी संजय जी को यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाए। गरिमा जी आपके पास वापस आऊंगी। वीरेंद्र जी आपके पास भी वापस आऊंगी। संजय जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये झूठ पर आधारित पार्टी है, मैं कह रही हूँ, ये झूठ पर आधारित पार्टी है, कांग्रेस झूठ पर आधारित पार्टी है। जी, जनता कभी भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं आने देगी। आप झूठ पर आधारित पार्टी है। तो यहाँ पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हम जरूर इस चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड में सियासी संग्राम पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर जो सियासी संग्राम उत्तराखंड में छिड़ा हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। गरिमा जी भी हमारे साथ हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। बेरोजगारी को लेकर भाजपा जिस प्रकार के वादे करके सत्ता में आई थी, आपको क्या लगता है उन वादों पर कितनी खरी उतरी है या नहीं उतरी है? देखिए, जहां तक बात है बेरोजगारी का हाल उत्तराखंड में आप सबको ही पता है कि बुरा नहीं, बहुत बुरा है। पूरे देश में सबसे बुरा है। और ये पिछले जो 4 साल की सरकार रही और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तराखंड के बेरोजगार को और गर्द में धकेला है। आप ये देखिए, जब उत्तराखंड में 22.3% बेरोजगारी, जहां हमारी जनसंख्या भी इतनी ज्यादा नहीं है कि भाई रोजगार नहीं दिया जा सकते और रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध कराए जा सकते, उसके बावजूद भी ये हुआ। यहाँ अगर इन्होंने नौकरियां भी निकाली तो 1
अगर ये 800 पद निकालते हैं तो 3-3 लाख उसमें आवेदन आ जाते हैं। आप ये सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है। आप ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड की अगर भर्ती होने लगी तो उसमें धांधला घोटाली हो गई, पैसे लेके कमीशन लेके उन लोगों को पेपर लीक किया गया। दूसरी अगर आप बातें करें दूसरे जो पद निकाले गए उन पर भी यही काम हुआ, उसके लिए भी रोक लगानी पड़ी सरकार को। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर इतनी बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें नहीं दी थी उत्तराखंड के युवा ने। उत्तराखंड के युवा ने इसलिए 57 सीट दी थी क्योंकि वादे किए गए थे बड़े बड़े वादे। तो वैसे ये बंगाल में भी कर रहे हैं कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। वादे इन्होंने यूपी में भी किए थे कि 25 रुपए किलो देसी घी देंगे। वादे इन्होंने उत्तराखंड में भी किए, वादे इन्होंने देश में भी किए। वादे करना इनका काम है और लगातार ये वादे करते रहते हैं। लेकिन इनके वादे असल में क्या है वो आप ये देख लीजिए कि आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तराखंड का युवा ठगा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और यही नहीं, जैसा कि पहले भी बोला वक्ताओं ने कि भाई आप पीसीएस की परीक्षा नहीं कर पाए पिछले 4 साल में, आप कैसी सरकार चला रहे हैं। आपको युवाओं ने किस लिए चुना था। और अगर उससे पहले की सरकार की भी बात करें तो उससे पहले की सरकार में छात्रवृत्ति घोटाले हो जाते हैं, यानी आप पढ़ो ही मत। जी बिल्कुल संजय जी। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बारी आई है तो कहाँ कमी रह जाती है? क्या मंशा में कमी है या फिर सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है? देखिए मंशा तो आपको दिखाई दे गई होगी पिछले मैं बताती हूँ आपको। जी वीरेंद्र जी आपसे सवाल है मेरा। गरिमा जी आपके पास वापस आऊंगी, संजय जी आपके पास भी आऊंगी। वीरेंद्र जी आपसे सवाल है मेरा। कि उत्तराखंड में कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री दूसरे आए संजय जी आपके पास वापस आऊंगी। वीरेंद्र जी आपसे मेरा सवाल है कि वादे किए थे तो धरातल पर क्यों नहीं उतर पाए आपके वादे? इतना आपस में हल्ला रोली कर रहे थे। इन्होंने असल में उत्तराखंड को फुटबॉल बना के रख दिया है। उत्तराखंड के बेरोजगार। संजय जी आपके पास जरूर आऊंगी। गरिमा जी आपसे सवाल है मेरा। जिस तरह की आपने यहाँ पर खामियां बताई हैं, तमाम खामियां यहाँ पर रह गई हैं, तो आपने भी 4 साल हो गए हैं कार्यकाल के, तो आपने इस मुद्दे को पहले से क्यों नहीं उठाया? अब क्योंकि चुनाव का 1 साल बचा है तो कांग्रेस भी इसे एक मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरना चाहती है। नहीं देखिए, पहले दिन से मुझे लगता है कि बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को जब से ये सरकार सत्ता पर काबिज हुई उस दिन से लेकर आज तक अगर हमारे आप कार्यक्रम देखेंगे तो ना सिर्फ हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमने जुलूस निकाला है, हमने मार्च निकाला, हमने सचिवालय कूच, विधानसभा कूच, राजभवन कूच, हमने हर वो कोशिश करी कि हमारे बेरोजगारों को, और जब जब 108 के कर्मचारियों को इन्होंने निकाला, आयुष के हमारे छात्रों को फीस का मसला पड़ा, जहां जहां युवाओं को हमारी जरूरत, आज उत्नल कर्मचारी बैठे हैं आंदोलन में, इतने दिन हो गए, महीने भर से ज्यादा हो गया, और हमारा मनरेगा कर्मचारी बैठा है, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हैं, कोरोना फाइटर जिनके ऊपर इन्होंने फूल बरसाए थे, जिनके लिए इन्होंने थाली घंटी दिया जलवाया था, उनको इन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया। यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, इन्होंने सबसे उस समय कहा आइए कोरोना के दौरान अपनी सेवा दीजिए और हम आपको फिर कहीं समायोजित करेंगे। आज 10 महीने बाद मात्र 10 महीने की सर्विस देके उन युवाओं से कहा जा रहा है अपना झोला उठाइए जाइए, अब सरकार को आपकी कोई जरूरत नहीं है। जबकि मैडम मैं आपके हवाले से, आपके चैनल के हवाले से दर्शकों को बताना चाहती हूँ, भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है। हमारे वहां दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में ना नर्स है ना डॉक्टर हैं, जहां दवाइयां हैं तो मशीनें नहीं है। जी वीरेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। आप आंकड़े बताएं, कितने 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितनी नौकरियां भाजपा सरकार ने युवाओं को दी हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को तो मैंने कहा है कि झूठ परोसने का काम करती है। ये जब हम सत्ता में आए थे उस समय इस राज्य में 1000 डॉक्टर थे, आज राज्य में 2600 डॉक्टर हैं। उस समय राज्य में नर्सों की स्थिति अच्छी नहीं थी, आज राज्य में नर्सों की स्थिति पूरी हो गई। हमने नर्सों की वैकेंसी निकाली है। हमने जो है मनरेगा के जो कर्मचारी थे उन मनरेगा के कर्मचारियों का हमने भुगतान बढ़ाने का काम किया है। हमने राज्य में नई दिशा देने का काम किया है। राज्य में हमने लोगों को रोजगार दिया है, रोजगार के अवसर दिए हैं। जब हमने वैकेंसी निकाली है तब ये लोग जो है हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने याचिकाएं दायर की और इन्होंने जो है
वहां पर जाकर भर्ती को रुकाने का काम किया है। गरिमा जी, वीरेंद्र सिंह जी का तो साफ कहना है कि कांग्रेस ही हमेशा रोड़ा लगाती है। बीजेपी सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, जब आगे बढ़ती है तो कांग्रेस हमेशा बीच में रोड़ा लगाती है और इस वजह से रोजगार नहीं मिल पाते। लोगों को नौकरी भी दी है और हम लोगों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। जी गरिमा जी, भाजपा का साफ कहना है कि कांग्रेस की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप हमेशा रोड़ा लगाते हैं जब ये कोई अच्छी योजना लेकर आते हैं। तो मारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। राज्य के लोगों का हम पर भरोसा है और हम कर ही रहे हैं। हम अपने कामों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। जी वीरेंद्र सिंह जी, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। गरिमा जी, आपसे सवाल है मेरा। भाजपा साफ साफ आरोप लगा रही है कि भाजपा जब भी योजनाएं लेकर आई है, कांग्रेस ने हमेशा रोड़ा लगाया है। मुख्यमंत्री को लोगों ने टीवी पर रिश्वत लेते हुए देखा है मैडम, आप ऐसा मत बोलिए। और आपके नारी निकेतन में जो महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार हुआ है वो लोगों ने देखा है। आप गरिमा जी, वीरेंद्र जी, आपको अपना समय दिया जाएगा, कृपया दूसरे को बोलने का मौका दें। संजय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने आरोप हैं। भाजपा का साफ कहना है कि वो तमाम योजनाएं लेकर आते हैं और ऐसे में कांग्रेस रोड़ा लगाती है, और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने कभी कोई काम ही नहीं किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का क्या रुख है उत्तराखंड में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर? दिशाविहीन हो गए हैं, दिशाहीन पार्टी हो गई है, आप दिग्भ्रमित पार्टी हो गई है। आपने लोगों को जब सत्ता में आए तो लोगों को जी वीरेंद्र जी, गरिमा जी, इस तरह यदि चर्चा होगी तो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही मुद्दे का कोई महत्व रह जाएगा। कृपया आप अपने समय में बोले। संजय जी, आपसे प्रश्न है मेरा। अलग अलग धर्रे पर आपकी पार्टी चल रही है मैडम। चिल्ला के काम नहीं होता, चिल्ला के काम नहीं आप दबा सकते काम हमारे। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है। गरिमा जी, आपका समय दिया जाएगा। वीरेंद्र जी, आपको भी समय दिया जाएगा। संजय जी, आपसे सवाल है मेरा। कांग्रेस और भाजपा के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, आप किस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है और क्या कुछ कर पाएगी युवाओं के लिए वहां पर? अगर आधे घंटे की बहस में आप लोग इस तरह से ही लड़ते रहेंगे तो उत्तराखंड तो हो गया। चर्चा का कोई भी कुछ नहीं निकलेगा। जी, आपसे मेरा सवाल है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आप किस तरह से युवाओं के बीच में जाएगी और किस तरह से युवाओं को आगे आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे से दूर हटाया जा सकता है, उन्हें रोजगार दिलाया जा सकता है? क्या कुछ रणनीति है आपके पास? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जब तक नीयत साफ नहीं होगी सरकार की, वो सरकार किसी की भी हो, वो जब तक नीयत साफ नहीं होगी तो वो सिर्फ यही होगा कि बेरोजगार होता जाएगा, काम धंधे बंद होते जाएंगे। ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। एक पार्टी कहती है उत्तराखंड की 56 घोटाले हुए, दूसरी पार्टी कहती है 65 घोटाले हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं होती। कोई भी घोटाले घपले होते रहते हैं। इन घोटाले घपलों से का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। कभी ढेंचा बीज घोटाला हो जाता है तो कभी छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है। इन घपले घोटाले के सिवाय कुछ नहीं हुआ है उत्तराखंड में। इन दोनों सरकारों ने सिर्फ घपले और घोटाले ही दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है और आम आदमी पार्टी की सरकार साफ नीयत से, अच्छी नीयत से काम करेगी, और जो आज उत्तराखंड का बेरोजगार कहता है, गाना गा रहा है, खाली डिब्बा खाली बोतल खाली है सरकार जी, सरकार खाली हो गई है। 60,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पर भी कर्ज है, कहाँ से रोजगार? संजय जी, समय की कमी की वजह से आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड की चर्चा कर रहे थे और यहाँ पर साफ बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 4 साल के कार्यकाल के बाद भी भाजपा कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि अगले साल आने वाले चुनाव के साथ ही उत्तराखंड के युवाओं का क्या होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।